नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी है इस देश की सिक्योरिटी के लिए। सेंट्रल हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, जिन्होंने जिस तरह का काम करा है माओइस्ट एरियाज़ के अंदर और भी कितने थिएटर्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, इनके कहना मुश्किल है। एंड सर को तो आप सब जानते हैं, मिस्टर दुबे हमारे साथ हैं। सर जी, पहले तो प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Namaskar, Adi. I was looking for a very warm conversation with you since long because I've been following your talk and it's थैंक यू very सर। inspiring and it is full of zeal, full of enthusiasm. थैंक यू सर। सर, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और जितनी भी फोर्सेस वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय हुई, उन्होंने ऐसा काम करा है कि इट वाज़ अनबिलीवेबल। इस पूरे इलेक्शन के अंदर एक भी मतलब जब तक पूरा वोटिंग खत्म नहीं हुआ था, जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तब तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट करने नहीं दिया। दे दे प्रोवाइडेड दैट कॉन्फिडेंस वेस्ट बंगाल के लोगों को कि भैया आके वोट करो आप। बाकी सब छोड़ो, जस्ट आके वोट करो। और ये इसका श्रेय सिर्फ जिस तरह से काम किया गया है उसको ही जा सकता है। और कहीं न कहीं द काइंड ऑफ ज़ील और जो ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखाई गई है फोर्सेस के लिए, तो पहले तो सर मेरा नमन और कांग्रेचुलेशंस आपको और जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, जो डिप्लॉयड थी वेस्ट बंगाल में, सबको। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू, कैसे Adi. देखते हैं सर इसको? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली बंगाल में एक ऐसा हिंटरलैंड कंट्री जिसमें आपको दूर से तो कुछ नहीं दिखता कि दूर से लगता है कि सब कुछ शांत है, लेकिन एक स्टेट के अंदर इतना वोलेटाइल माहौल हो, इतना एक क्राइम का डर हो लोगों को, यानी जिसके कि अगर हम नॉर्मल वोटिंग के लिए निकले तो या तो मारे जाएंगे या हम सीरियसली इंजर्ड होंगे या आर्सनिंग होगी, घर जलाए जाएंगे। और जिस तरह का क्रिमिनल सिनेरियो रहा है बंगाल में पिछले कई सालों से, उसको कई बार देख के लगता था कि क्या हम अपने मुल्क में हैं क्या, यानी ये सीन अपने ही देश के अंदर हो रहा है क्या। और मेनी ए टाइम्स इवन कश्मीर के अंदर होने वाले वायलेंस भी खुद को छोटा देखते थे, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा था, जबकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वहां, पूरा पुलिस अमला है, एक सरकार है, सारे तंत्र वहां पर मौजूद हैं, इसके बावजूद भी ये होना एक बड़ी चिंता की बात है। तो हम तो पिछले अभी दिसंबर में बंगाल गए थे, और बंगाल में मैं कोलकाता से एक स्ट्रेच पे करीब 150 किलोमीटर ट्रेवल किया था, और उस रोड पे चल के मुझे ऐसे फील हो रहा था कि शायद मैं एक थोड़ा सा इनसिक्योर जोन में आया हूं, ऐसा एक फील आ रहा था। ये एक जनरल वहां के आबो हवा और वहां के सिचुएशन को ये चीज दर्शाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ की मौजूदगी, और उसकी मौजूदगी ने लोगों के अंदर से वो डर निकाला कि जो इस प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हक है, एक वोट देने का, कि आप घर से निकल के जाइए और अपने हुकूक को यूज करिए, अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं आप, और घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाना और वापसी के बीच कुछ नहीं होने देंगे हम। और ये सीएपीएफ इनसाइड भी डिप्लॉयड थी, हिंटरलैंड के अंदर शहरों में भी डिप्लॉयड थी। ये सिर्फ ये बात का मुद्दा नहीं था कि घर से निकले आप और पोलिंग बूथ तक गए, वोट देके आ गए, वापस तो आप घर पे ही आएंगे। तो घर पे आने के बाद जो गूंज हैं, मोहल्ला का मोहल्ला जला देना, पूरे गांव का गांव खाली करके भगा देना। मैं तो संदेश खाली इलाके में भी गया था, और मैं वो पूरा एरिया बोट से क्रॉस करके देखा। मैंने वो जेटी देखी जिस जेटी से लोग पिछले राइट्स के अंदर भगाए गए थे, रात को नावें कम पड़ गई थी, दौड़ा दौड़ा के मारे गए थे। वो सारा सिचुएशन मैं खुद देखा, और मेरी बड़ी विश है कि वापस पश्चिम बंगाल की जो गाड़ी है ना, एक भयहीन, फियरलेस सिटीजन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो। ये सबसे बड़ी उम्मीद है किसी को भी, इस कमिंग सरकार से, आने वाली सरकार बिल्कुल सर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये दिखती है सर कि जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें चल रही थी, और ये तो अभी की नहीं है, बहुत टाइम से चल रही थी।
फोर्सेस को अंदर जाके सर कैसे, मेरा तो एक ही सवाल रहता है, मेरा सबसे मैं सोचता था इसके बारे में, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी है, बट एक सवाल बड़ा रहता है कि भई ऐसी जगह के अंदर अंदर घुसना, उसके बाद अपने पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को सेट करना, उसके बाद अपनी पिकेट्स लगाना वहाँ पर, अपने आप को डिप्लॉय करना, वहाँ पर किस तरह से मोबिलाइज़ेशन करना, वहाँ पर किस तरह से पेट्रोलिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर तो बहुत और जो साइज़ है फोर्सेस का वो कोई कम थोड़ी है। ये जो पूरा प्रोसेस रहता है सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह किया जाता है ये? क्योंकि स्टेट वेस्ट एक्चुअली बंगाल कोई छोटा स्टेट नहीं है। एक्चुअली ये जितनी फोर्सेज हैं, इनको अपने देश के अंदर इस टाइप के एरिया के अंदर स्टेप बाय स्टेप, बाउंड बाय बाउंड घुसने का बड़ा लंबा तजुर्बा है। अगर आप कश्मीर की सिचुएशन ले लें, पंजाब की सिचुएशन ले लें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की इंसर्जेंसी की सिचुएशंस ले लें, तो इन फोर्सेज ने दशाब्दियों तक, यानी एक सीमा सुरक्षा बल को ही ले लें तो 15 साल तक कश्मीर के अंदर उनको काम करने का वो तजुर्बा है। पत्थर मस्जिद, कंप्लीट डाउनटाउन, कंप्लीट श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, आपके अनंतनाग, ये सब एरिया में आप दिन दहाड़े भी नहीं घुस सकते थे। और इन लड़कों ने सैंडबैग की 4-4 बोरियां भर भर के और 10-10 मीटर, 12-12 मीटर अपने एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट को एक्सपेंड करने का इनका बहुत पुराना तजुर्बा है। ये पूरी रात सैंडबैग की बोरी भरते थे और सुबह सनराइज के समय एक मोर्चा तैयार करते थे। उस मोर्चा में संतरी गन लेके पोजीशन लेता था तो दूसरा सैंडबैग का मोर्चा तैयार होता था। और डाउनटाउन श्रीनगर के एक एक गली कोचे, एक एक पत्थर, एक एक नदी नाला जहां से बह के निकलता है, वहां पर इन्होंने बहुत डिफिकल्ट डेज में अपने पिकेट्स स्टेब्लिश किए हैं और पूरे एरिया का ग्राउंड कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। इसी तरह से सीआरपीएफ ने नक्सल में, आप देखिए कि नक्सल का कमर हम कब तोड़ पाए। हमने कमर जब तोड़ा जब डीप नक्सल इन्फेस्टेड एरिया, जहां पर कोई जा नहीं सकता था, उनका लिबरेटेड जोन था, उन एरियाज में घुस घुस करके शहादत देकर, अपने खून बहाकर उन्होंने वहां पोस्ट स्टेब्लिश किया। क्योंकि जब तक ऐसी एरिया में आप अपने कदम यानी फुट को वहां पर स्टेब्लिश नहीं करते, तब तक आपका कंट्रोल होगा नहीं। तो इन सारी फोर्सेस ने इन चीजों का बड़ा एक लंबा अनुभव इनके पास है। और बंगाल इनके लिए कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, हालांकि इनके पे भी हमले हुए हैं, सीएपीएफ के लड़के इंजर्ड हुए हैं और लोकल कार्यकर्ता भी इंजर्ड हुए थे। तो ऐसे एरिया में एक फियर साइकोसिस शुरू में होता है, लेकिन इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इन्होंने लोकल बहुत अच्छा बनाया। और अभी आप देख रहे हैं कि जो पब्लिक का मैंडेट उभर के आया, उससे लगता है कि इन फोर्सेस को बंगाल के अंदर इंटरनल इंफॉर्मेशन और सपोर्ट की कोई कमी नहीं रही होगी। हाँ, वे लोग डरे हुए थे, वे खुल के सामने नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके बेटर डिप्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट, जो हॉटस्पॉट एरियाज थे, जो प्रेशर एरियाज थे, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद की। और यही वजह रहा कि इतने वायलेंट स्टेट में, जिसका नॉर्थ तो शुरू होता है हिमालय के बिल्कुल करीब से और साउथ आके खत्म होता है गंगा में। आप सोचिए ऐसी विचित्र ज्योग्राफी है बंगाल की। और उधर से 4,200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसका आधा यानी 50% 2,200 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ है। अगर आप 4,200 किलोमीटर बंगाल का बॉर्डर देखें वेस्ट बांग्लादेश का, तो 50% तो एक राज्य के साथ है। तो 2,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती और अदरवाइज तो जेएमबी, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश, और उसके बाद तहरीकुल मुजाहिदीन, ये जो बांग्लादेश बेस्ड रेडिकल आउटफिट्स हैं और उनका भी बंगाल के वायलेंस में बड़ा सीधा रोल है। वो तो बॉर्डर से जरूर इनग्रेस उनका होता और जो लोकल सपोर्ट से वो अपने आप में एक ह्यूमन बम बनता, तो उस समय सिचुएशन कंटेन करनी थोड़ी और डिफिकल्ट होती। लेकिन बॉर्डर पे मजबूत तैनाती, इनग्रेस पे कंट्रोल रखना, लोकल पॉपुलेशन जिसमें इतना बड़ा जनाधार उभर के आया, उनके तरफ से दे गई सॉलिड जानकारी और ग्राउंड पे डिप्लॉयड फोर्सेस का ऐसी से भी ज्यादा डिफिकल्ट एरिया में बहुत लंबा तजुर्बा होना, आई थिंक
इनके लिए एक बड़ा इफेक्टिव टूल बन करके आया। सर क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो यू नो आप देखें जिस तरह के पूरी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस स्टेट के अंदर, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन तो अलग ही है, बट वहां पर लोकल एलिमेंट्स जो बाहरी एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए एक वो जो शुभेंदु अधिकारी साहब के पीए हैं उनको मार दिया, और उसके बारे में पता चल रहा है 40 लाख रुपए दिए गए। ग्लॉक पिस्टल्स आई, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, और पॉइंट ब्लैंक रेंज में बिल्कुल भी लीन इन करके मारा है उसको। तो इट्स नॉट अ एवरेज शूटर, ये कोई जबरदस्त बंदा हो उस तरह के रीजन के अंदर डिप्लॉय करना और ये सब एक्टिविटीज करना। और जो पता चल रहा है सर, डिटेनमेंट काफी हुई है, अरेस्ट भी काफी हुए हैं, काफी वेपन्स मिले हैं, काफी बॉम्ब्स मिले हैं, क्रूड वेपन्स मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो ये तो इट्स इट्स अ इट्स अ मार्वल ऑफ इट्स ओन कि सीआरपीएफ और हमारे जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको किसी को हानि हानि नहीं आई। मतलब दे आर ऑन टॉप ऑफ द गेम। उनको सबको पता है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीट वायलेंस व्हिच इज टेकिंग प्लेस। वहां पर जो डंडाबाजी और ये सब चीजें चल रही है, तो वो तो अलग ही है। देखिए अचिंत जी, कितनी बड़ी बात है कि बंगाल के अंदर इन सारे चैलेंजेस का फोर्स को जानकारी था। फोर्स को पता है कि ये बंगाल के अंदर हम एक गर्म आग के तरह से घुस रहे हैं। लेकिन एक भी डिप्लॉयमेंट, एक भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसका दस्ता, उसकी कंपनी, उसका प्लेटून, उसकी सेक्शन, और इलेक्शन में तो आप देखते हैं कि इन सेक्शंस को भी हाफ सेक्शन कर दिया जाता है, जिसकी तादाद 1-4 होती है, एक हेड कांस्टेबल और 4 जवान होते हैं। यानी पोलिंग बूथों में, हालांकि बंगाल में मुझे पता है कोई भी सेक्शन से नीचे डिप्लॉयमेंट नहीं हुई होगी, जिसकी तादाद कम से कम 11 होती है, लेकिन 11 आदमी भी बंगाल के इस माहौल में, खास करके साउथ बंगाल में, इंटीरियर एरिया के पोलिंग बूथ को उन्होंने सिक्योर करके रखा, और सारे वायलेंस और खतरात को उन्होंने अपने ऊपर लेकर के वो जमे रहे। एक भी सिंगल ऐसी वारदात उन्होंने नहीं होने दी जहां की सरकार को एम्बेरसमेंट फील करना पड़े, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्बेरसमेंट फील करना पड़े। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर लिया। दूसरी विचित्रता ये देखिए कि ये जो जवान है ना, दे आर पुल्ड आउट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ये किसी एक जगह के नहीं होते हैं। बंगाल के अंदर जो डिप्लॉयमेंट है उसमें केरल का भी जवान है, उसके अंदर कश्मीर का भी जवान है, उसके अंदर एक गुजराती सिपाही भी है। तो ये मल्टी एरिया से पूल किए हुए सीएपीएफ की फोर्स होती है। लेकिन इनके लिए देश की लंबाई और चौड़ाई 3200 किलोमीटर बाई 3000 किलोमीटर का जो हमारी भारत माता की जमीन है ना, उसमें कहीं भी आप डिप्लॉय करिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बड़े इम्पार्शियल होते हैं। इनके लिए जो आदेश है वही सबसे बड़ी सर्वोपरि है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन डिक्लेरेशन के बाद सबसे बड़ी अथॉरिटी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। और ग्राउंड किसी ने नहीं छोड़ा। लोग छुट्टी नहीं गए, घर में डेथ हो गई, मातम मनाया गया, बच्चों के एडमिशन में नहीं गए कि भाई जो घर पे है वो उसको हैंडल करे, भाई हम तो एक इमरजेंसी ड्यूटी में है। और इलेक्शन ड्यूटी में आपको बताऊं मैं, मिनिमम मैन पावर करनी पड़ती है, यानी उससे नीचे आप जनशक्ति नहीं रख सकते। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम 3 आदमी से काम चला रहेंगे, 5 आदमी छुट्टी चले जाओ। तो जवानों ने अपनी छुट्टी सेक्रीफाइस की, बच्चों के एडमिशन सेक्रीफाइसेस किए, उनके घर में डेथ हुई वो उसमें नहीं गए, और बिल्कुल प्रॉपर आदेश का पालन करते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मैंडेट था उसके हिसाब से एक्सरसाइज करते हुए, और उन्होंने माकूल कंप्लीट इलेक्शन को कंडक्ट किया। और आज देखिए वहां नई मंत्रिमंडल और नई सरकार और नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है सीएपीएफ का, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कैसा मजबूत किया और फ्लाइंग कलर के साथ निकले। कहीं इनकी किसी की हिम्मत नहीं रही कि सीएपीएफ की पोस्ट को लूट ले, इनकी हिम्मत नहीं रही कि कहीं भी सीएपीएफ की प्लाटून के ऊपर कोई हमला कर दे। और रही बात है अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स की, तो एक बड़ी विडंबना है कि आज के तारीख में देखिए जो ट्रांसनेशनल वेपन क्रिमिनल्स हैं, दे आर नाउ पार्ट ऑफ द लोकल गैंग्स, लोकल क्रिमिनल्स एंड आल्सो इंटरनेशनल टेरर मॉड्यूल्स। एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसी वजह से देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में तब्दीली करके और एनआईए के मैंडेट के अंदर जो ट्रांसनेशनल वेपन रिलेटेड क्राइम है वो भी उनके मैंडेट में डाला गया है, कि कल को पता चला कि एक राज्य के अंदर ऑस्ट्रियन पिस्टल रिकवर हुई,
तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ऐसे पिस्टल आ कहाँ से रहे हैं? इनका कोई न कोई सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है। और अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा, दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने एक इंटरनेशनल गैंग, इतना बड़ा गैंग दिल्ली में पकड़ा था, जिसमें 50 फॉरेन मेड पिस्टल्स पकड़ी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि ये ब्लैक एरिया के वेपन हैं, जिनका कोई लाइसेंस नहीं है, पजेशन की कोई अथॉरिटी नहीं है, एंड एनीबडी कैन किल एनीवन। तो बंगाल में जो क्राइम हुआ है, जो मर्डर हुआ है शुभेंदु अधिकारी जी के पर्सनल स्टाफ के ऊपर, चंद्रनाथ रथ के ऊपर जो हमला हुआ जिसमें कि वो मारे गए, वो हमला साधारण पिस्टल से नहीं हुआ था। और मेरा तो ये हंच है कि इसका पक्का इंटरनेशनल कनेक्शन निकलेगा। और जो किलर्स हैं, किलर्स भी शायद वो इंडियन टेरिटरी को छोड़ के बाहर भागने की भी कोशिश किए होंगे, कर रहे होंगे, अभी उस पर कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये निश्चित रूप से टेरर मॉड्यूल्स बेस्ड इन बांग्लादेश, इसका कनेक्शन आप पक्का देखिएगा निकलेगा, क्योंकि इज फाइनली किल्ड। और वहां वेट करके उन्होंने देखा है कि इसकी सांस खत्म हो गई क्या, उसके बाद वहां से निकले हैं। हो सकता है कि इसका टारगेट और लोग भी रहे हों, जो कि वो अचीव नहीं कर पाए हों। तो ये जी। तो अब धीरे धीरे आने वाली सरकार इस पे ग्रिप कसेगी, और मुझे लगता है कि बंगाल की सूरत बदलेगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो सर अभी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो हुई है इंटरनल सिक्योरिटी में, इज द माओइस्ट, जो मतलब जो एक स्कर्ज रहा है, एक जो धपा रहा है हमारे हमारे ऊपर पिछले पता नहीं कितने दशकों से यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग। और अब वो एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट में आके बचा हुआ है, 2 डिस्ट्रिक्ट में आके बचा हुआ है, कहीं स्पोरेडिक छोटे-मोटे अटैक्स हो रहे हैं। वो बोलते हैं दिया बुझने से पहले थोड़ा-सा फड़फड़ा रहा है, बेसिकली वही चीज़ें हैं। बट सर ये वाली जो डिप्लॉयमेंट रही है एंड उसके अंदर जिस तरह से, मैं तो ये बोलूँगा पिछले 10 और साल में जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने अपना पूरा जो शेप और पूरा जो फॉर्म बदला है, in terms of their operations, in terms of इनकी प्रिसिजन, कोबरा बटालियंस, इक्विपमेंट, और उसको इंटीग्रेट करना सबसे बड़ी चीज। इक्विपमेंट तो मिल जाती है कहीं पे भी, हथियार तो मिल जाते हैं, बट उसको इंटीग्रेट करना, उसको समझना, उसके बारे में आपने डॉक्ट्रिन्स बनाना, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना और सक्सेस लेना, दिस इज आई थिंक बाय फार द बिगेस्ट अचीवमेंट, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। और जितना वो खत्म हो गया तो एवरीबॉडी हाँ जी खत्म हो गया, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि इतना कुछ किया गया इन फोर्सेस की तरफ से, दैट जो आर्म फोर्सेस अपनी एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन, हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में मतलब एक पॉडकास्ट कम रहेगा बात करने के लिए। थोड़ा सा यस। सर उसके बारे में बताइए, आई मीन गिव अस एन इनपुट हाउ फ्रॉम अ टाइम जहां पर फोर्सेस के ऊपर जब अटैक्स होते थे, अटैक रिटेलिएट करते थे तो उनके ऊपर केसेस लगते थे, फ्रॉम दैट टाइम टू टुडे जब इम्प्यूनिटी के साथ अटैक्स हो रहे हैं एंड इम्प्यूनिटी के साथ ये चीजें सफाई करी जा रही हैं, प्लीज टेल मी अबाउट दैट आल्सो सर। देखिए, ये फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं, और अगर स्टेट के अंदर भी काम करती हैं तो स्टेट के पूरे कोऑर्डिनेशन से करती हैं। जी। इन फोर्सेस में आए हुए जवानों और अधिकारियों को तो इल्म ही नहीं होता कि अपने देश के ही किसी राज्य में वो जाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, और उस राज्य की सरकार बाय नेम उन पे एलिगेशन लगाएगी। ऐसा हमारे फोर्सेज में किसी के पास ऐसा अनुभव नहीं है, ना ऐसी कोई सिखलाई है, ना इसको वो सामान्य मानते हैं। वो पूरे मुल्क को एक मानते हैं, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी जगह हो। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, उसने सीधे सीधे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के ऊपर एलिगेशन लगाया, जो कि बहुत दुख की बात है। उनके पास देखिए लोकल पुलिस की कोई पावर नहीं है। पुलिसिंग टोटल स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। गृह मंत्री जो राज्य का है वो मुख्यमंत्री के अंदर काम करता है। वहां पर सेंट्रल पुलिस जाके उनके पुलिसिंग को कैसे इंपैक्ट कर लेगी? इट इज टोटली इम्पॉसिबल। सेंट्रल पुलिस का अपना एक बड़ा मुख्तलिफ और क्लियर रोल है। अगर आप बॉर्डर रोल की बात करें तो बॉर्डर रोल में अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक निश्चित किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर वो काम करते हैं, और मोस्टली वो इलीगल एंट्री एग्जिट और नारकोटिक्स के खिलाफ, पासपोर्ट एक्ट के अगेंस्ट और सीआरपीसी के एक सेक्शन के तहत काम करते हैं। और सीआरपीसी के वो सेक्शन किसी भी भारतीय के लिए अब उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि
सीएपीएफ के लिए कोई अलग से सेक्शन बनी हुई है। इतने लिमिटेड लीगल रिजीम के अंदर वो इतना डिफिकल्ट काम करते हैं बॉर्डर पे। और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर तो आपको पता है कि नॉन फिजिबल गैप्स इतने ज्यादा हैं। एक ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि वैसे असम के टेरिटरी में बहती है, लेकिन नॉर्थ बंगाल से बहुत दूर नहीं है। एक ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पार्ट है ना, चौड़ाई है, वो मानसून के टाइम में 62 किलोमीटर होता है और पूरा 62 किलोमीटर वाइड बॉर्डर है वो। सोचिए वो कैसे काम करते हैं। मचान पे नेचुरल कॉल करते हैं, मचान पे लटक के बंबू पकड़ के पानी में। उनकी ये लाइफ किसी ने आज तक जाके नहीं देखी। फ्रेश वाटर उनका 7-7 दिन बाद जाता है। और बॉर्डर पे जितनी नदियां हिमालयन रिवर पश्चिम बंगाल को ट्रेवर्स करके और बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, उनकी चुनौतियां ही बिल्कुल अलग हैं। तो ये तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। दूसरा, पॉपुलेशन का टेक्सचर देखिए कितना विचित्र है। ये पॉपुलेशन का टेक्सचर इतना विचित्र है कि बॉर्डर बेल्ट की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, जहां पर 24 घंटे एक तरफ तो हमको ये सिखाया जाता है कि मित्रता का भाव रखिए, सबके अंदर सेल्फ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए। दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की तरफ आपको संशय का भी भाव पूरे दिन रखना पड़ता है, क्योंकि क्राइम वही होता है। तो ये एक डिलेमा है। You are given mandate to make the people friend, and you are also given mandate to be suspicious against everyone. इन दोनों के बीच काम कर पाना आसान नहीं है। इस परिस्थिति में काम करती है। और नॉन लीथल वेपन दिया हुआ है, पंप एक्शन गन, 12 बोर के छर्रे जिससे निकलते हैं अगेंस्ट द हार्डकोर क्रिमिनल्स, कि अगर आप AK-47 से फायर करेंगे, कोई सिविलियन मर जाएगा, कल को ह्यू एंड क्राई होगा, लोग एजिटेशन निकालेंगे, लोकल पुलिस आपके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करेगी, आपका कोर्ट मार्शल होगा, आप जेल चले जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि आज के सिचुएशन में नॉन लीथल स्ट्रेटजी बंगाल बॉर्डर पर टोटली बंद कर देनी चाहिए, कि हार्ड एंड क्रिमिनल नॉन लीथल स्ट्रेटजी डिजर्व नहीं करता। अब आ जाती है बात इंटरनल, जहां पर सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेज ने जाके पिकेट्स और कैंप लगा करके लोगों के, मुर्शिदाबाद हुआ, नाडिया हुआ, उसके बाद आपका परगना 24 परगना हुआ, नॉर्थ और साउथ 24 परगना हुआ, इन सारे एरियाज में जो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई है, वह प्रेजेंस पॉलिटिकली लोगों को खल रही थी कि ये यहां क्यों बैठे हैं। सोचिए, वही पुलिस, दिसंबर में मैं गया था और मैं कोलकाता से जा रहा था गंगा सागर, हमारी सरकारी गाड़ी को लोकल पुलिस ने 3 जगह रोक के चेक किया। सोचिए, पीएसएफ की गाड़ी को, या तो आप गाड़ी भगा के चले जाइए, रुकिए, विवादों में पड़िए, भाई चेक कर लो। अरे यार, तो सरकारी गाड़ी, हम सरकारी अधिकारी हैं, कहे उससे क्या हुआ। आप जब एक राज्य के, सोचिए मेरे साथ हुआ, आप एक राज्य के अंदर और जाकर के सेंट्रल फोर्स के तौर पे काम करते हैं, तो आप एड टू पुलिस जाते हैं, एड टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं, आप उनके बुलावे पे जाते हैं, और जब उनका काम खत्म होता है वापस आप अपने बैरिक में आ जाते हैं। आप अपने लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए थोड़ी जाते हैं, ऐसा तो सोचता ही नहीं है कोई। लेकिन इस तरह की सिचुएशन बंगाल में थी और ये सबको पता था। मुझको तो दिसंबर महीने में ही उलट बयार का अंदाजा लग गया था। मैं काफी घूमा, मुझे हिंट लग गया था कि यहाँ चेंज तो होने वाला है। अब ये चेंज कितने मैंडेट से होगा इसका मुझे ज्ञान नहीं था। तो सिक्योरिटी फोर्सेज को ऐसी चुनौतियों में, और ये भी देखिए अपने कंट्री के अंदर, अपनी टेरिटरी में आप ओवर एग्रेसिव भी नहीं हो सकते। अगर आप ओवर एग्रेसिव हुए, सबके पास ऑटोमेटिक वेपन है, अगर उससे फायर हुआ, भीड़ में घिर गए लोग, उससे कौन मरेगा। उससे जो सिविलियन मारे जाएंगे, जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी होंगे, जिसमें इनोसेंट भी होंगे, वो एक इतना बड़ा बवाल मचता है इस मुल्क के अंदर कि फोर्सेज 2 मिनट के अंदर बदनाम होती हैं, सारे उनके ऊपर आ जाता है इल्जाम, प्रेशर में आती हैं, अपने काम को करने से हिचकती हैं। तो ये फोर्सेज बड़ी ही चुनौतियों के बीच इसने बंगाल में काम किया है और क्रिमिनल्स के अंदर भय पैदा किया है कि हम यहां हैं और हम पोस्ट इलेक्शन यहां बैठे रहेंगे, कुछ भी करोगे तो हम तुमको ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि कोई भी क्राइम होगा उसका एफआईआर तो दर्ज होगा ही होगा। पुलिस अटपटे मन से, पूरे मन से, चाहे आधे मन से आगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, उन्होंने पूरा आचार संहिता डिक्लेयर हो रखी है, तो ऐसा तो है नहीं कोई आपके हाथ पकड़ लेगा और रोक लेगा एक्शन से। तो सबको पता था कि दंड मिलेगा,
क्योंकि बिना दंड के, बिना भय भय पैदा किए आप शांति पैदा कर ही नहीं सकते। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज वहां जाकर के एक अपना एक डिटरेंस नहीं कायम करेगी, यू कैनॉट इस्टेब्लिश पीस। क्योंकि पीस के लिए भी शक्ति जरूरी है, शक्ति के बगैर पीस नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना। पीस विदाउट स्ट्रेंथ सर, वो तो आपने जो पीस विद स्ट्रेंथ, उसका तो हाँ, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब क्षमा बहुत। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। रामधारी हाँ, सिंह दिनकर की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। भय बिन बने ना प्रीत सर। भय भय बिन होना, बहुत भय होना जरूरी है, बहुत नहीं तो जरूरी है। नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। जी 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 है जी। कि नहीं? अभी जी। तो सर, लेकिन आपके पास हमारी फोर्सेस के पास अभी अपकमिंग चैलेंजेस भी हैं। एक स्टेट है यस, जिसका नाम पंजाब यस। है, आपने देखा वहां पर भी इतने इतने बड़े चैलेंजेस हैं। और जिस अगला नंबर उसी का है, अगला अगला नंबर नंबर। उसी का है, उसी का है, होना भी चाहिए। क्योंकि पंजाब में देखिए, एक तो एक्सटर्नल चैलेंज वहां ऑलरेडी है ही है। वेस्टर्न बॉर्डर हमारा सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, और ये हिस्टोरिकली सही है, आने वाले टाइम तक भी सही रहेगा। जब तक निजाम मुस्तफा वहां बैठे हैं हमारे पड़ोस में, और जिस बुनियाद पे वो मुल्क बना है, उसके मुल्क बनाने के जो फरीक बैठे हैं, वो वहां जब तक बैठे रहेंगे, और जब तक ये पश्चिम वाला देश हमारे साथ रहेगा, रहना ही है, तब तक हम वेस्टर्न बॉर्डर के पर रिलैक्स कर नहीं सकते। अब सवाल आता है कि एक चैलेंज तो है जो एक्सटर्नली आपको डेली परेशान कर रहा है। अब आज के तारीख में उन्होंने चाइना मेड जो अपनी कैपेसिटी डेवलप की है, भी आज की मेन न्यूज है सवेरे, कि उन्होंने कैपेसिटी अपनी मिसाइल की कैसे बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर तक की। तो और चाइना के ही अधिकारी ने कल कंफर्म किया है कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की खुल के मदद की है। आज के सुबह के इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज है। तो अब हम, जो हमारा ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर है, उस पे ऑलरेडी दो चुनौतियां बैठी हुई हैं। ये चुनौतियां भारत को परेशान करती रहेंगी, चाहे कितने डिप्लोमेटिक टॉक हो, कितना भी हम रिलेशन बेहतर करें, ये को हमको मान के चलना चाहिए। अब वेस्टर्न फ्रंटियर पे एक पंजाब पंजाब प्रांत है हमारा। अगर 192 किलोमीटर जम्मू का बॉर्डर छोड़ दिया जाए, और पहाड़पुर के नीचे जहां से पंजाब शुरू होता है उसको देखा जाए, तो पंजाब ने ऑलरेडी हमको 14-15 साल जो लेसन सिखाया है, 1979 से लेके 1993 तक, 14 वर्ष भगवान राम का जो वनवास हुआ था, तो 14 वर्ष का पंजाब का आतंकवाद का इतिहास रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बाय दी खालिस्तानी। ये सब के सब लोग पाकिस्तान में ट्रेन किए गए थे। ये सब जियाउल हक के फिलॉसफी से पैदा हुए लोग थे। जियाउल हक, जनरल जियाउल हक ने जो इंडिया के लिए जो उसने एक तरह से हाइब्रिड वार का शुरुआत किया, क्योंकि कन्वेंशनल वार वो समझ गया था 71 वार के बाद कि इट इज यूजलेस टू प्लान अ कन्वेंशनल वार अगेंस्ट इंडिया। और आज 1971 से देख लिए आज तक, अगर हमने वार के रूप में कोई छोटा मोटा वार लड़ा भी पाकिस्तान के साथ, तो वो भी फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वार नहीं था, वो उससे मिलता जुलता उसका एक छोटा सा रेप्लिका था। ऐसा क्यों? मिलिट्री तो दोनों के पास है। इसलिए कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री लीडर ही उनके पॉलिटिशियन हैं, वही उनके डिसीजन मेकर्स हैं। उनको पता है कि इंडिया के साथ हमको अब हाइब्रिड और नॉन कन्वेंशनल वार ही लड़ना है। तो उन्होंने पंजाब प्रोजेक्ट को पहला प्रोजेक्ट चुना, और पंजाब प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया, और पंजाब प्रोजेक्ट उनका सफल भी हुआ। अनफेंस्ड बॉर्डर था, पूरा का पूरा पंजाब बॉर्डर ओपन था। रावी रिवर से लेकर के जितनी रिवर्स, जो गुरदासपुर से लेकर के और कंप्लीट फिरोजपुर, गुरदासपुर और पंजाब के टेरिटरी में वो पाकिस्तान में मर्ज करती थी, वो पूरे रिवराइन एरिया भी हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। तो पंजाब एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले हम लोगों ने बॉर्डर फेंसिंग पंजाब में किया, और वो बॉर्डर फेंसिंग शायद ना होती तो पंजाब प्रॉब्लम 1993 में खत्म नहीं होती, उसकी लाइफ थोड़ी और ज्यादा होती। तो उस फेंसिंग का बड़ा ही एक डिविडेंड मिला, बड़ा ही उसका क्लियर कट इंडिया को फायदा मिला, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। लेकिन ये तो क्लियर है कि वही एक ऐसा सेपरेटिस्ट मूवमेंट पंजाब में रहा है जिसकी जड़, जिसकी सिखलाई, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, वेपन्स, ट्रेनिंग
बाकायदा इंडिया को प्राइस भी पे करना पड़ा, जिसमें एक प्रधानमंत्री की हत्या, गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वैद्या की हत्या, चीफ मिनिस्टर पंजाब बेअंत सिंह जी की हत्या, और न जाने कितने सुरक्षा कर्मचारी, जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग, पंजाब पुलिस के लोग, भारतीय पुलिस सेवा के तमाम अधिकारी, ये सब लोग शहीद हुए पंजाब वाली समस्या पे। तो हम ये ना मान लें कि पंजाब की समस्या खत्म हो गई। मैं तो पिछले 7-8 साल से बात कहता हूं कि पंजाब प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे भारत की नजर कभी भी वहां से नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है कमबैक करने का। करेक्ट, बहुत सही बोला सर। और कमबैक करने का पोटेंशियल ऐसा है कि वो ट्रिगर बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि एक फॉल्ट लाइन है, जो एक हिस्टोरिकल मिस्टेक हुई उसकी एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, जिसके अंदर से वो फॉल्ट लाइन को यूज किया जाता है और उस फॉल्ट लाइन के साथ यस, खिलवाड़ किया जाता है सर। और वही फॉल्ट लाइन जब आप मेंशन कर रहे हैं कि वो कभी भी वो एकदम से फ्लेयर हो खड़ी हो सकता जाती है। है। जी जी एक्चुअली जी जी हमारे मुल्क में फॉल्ट लाइन की पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं जी सिर्फ पंजाब फॉल्ट लाइन की अगर बात करूं, तो पंजाब के फॉल्ट लाइन को ही पाकिस्तान यूज करता है आज की जी जी तारीख जी में। और जी वो जो यूज कर रहा है उसको इंटरनेशनली भी कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उसका इंटरनेशनल डायस्पोरा में एक अच्छा उसको सपोर्ट भी है। और पिछले 4-5 सालों में जो दिल्ली एंड सराउंडिंग्स में हम लोगों ने एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा सीरियस थ्रेट देखा, उसका बड़ा सीधा कनेक्शन उससे रहा है। तो हम्म ये चीज पर पूरी नजर रखने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली वहां जो सरकार है ना अभी, ये दुर्भाग्य है कि इतने इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग स्टेट में एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं थोड़ा नॉन पॉलिटिकल बात करना चाहता हूं लेकिन फिर भी मुझे इतना करना पड़ रहा है नहीं सर, अभी। इंटरसेक्ट हाँ, होती है तो करना पड़ता है सर, एब्सोल्युटली। करना पड़ता है। और अभी 5-6 दिन पहले मैंने एक्स पे भी लिखा था कि शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को कोई और लीडरशिप नहीं मिल रही है क्या पंजाब में। एक छोटी सी एक कुछ बातचीत हुई थी, एक आपने देखा था विधानसभा के अंदर एक बयान, और उससे पहले जब पार्लियामेंटेरियन होते थे हमारे मुख्यमंत्री जी तब भी आपने देखा था कि क्या राजनीति और राजनेताओं के सिलेक्शन का लेवल इस लेवल तक चला गया है, इस हद तक गिर गया है कि हम किसी को भी बिठा करके और लोकतंत्र चलाएंगे। करोड़ों पब्लिक इनको देख रही है, ये लीडर्स हैं, इनके पे इनॉर्मस पावर है, ये कानून बदल सकते हैं, ये विधानसभा चलाते हैं, ये मंत्रिमंडल चलाते हैं, ये पूरे राज्य की तकदीर लिखते हैं। आप किसी को भी बिठा देंगे जो कि वो उस राज्य को चलाएगा। और पंजाब, आपसे बताऊं, पंजाब की यूथ इस समय अंधेरे में जा चुकी है। आज की तारीख में इतना टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी ड्रोन से जो नारकोटिक्स का ड्रॉपिंग चल रहा है पंजाब बॉर्डर पे, ये क्या कहाँ कंज्यूम हो रहा है। इस नारकोटिक्स का कंजम्पशन की कोई तो ट्रेल होगी, कोई तो इसका मार्केट होगा। बिना मार्केट के आदि जी कोई मिट्टी भी नहीं खरीदता। इतना नारकोटिक्स आ रहा है अगर इसके थ्रू, तो ये कहाँ जा रहा है। इसकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी कहीं, इसके परचेजर होंगे, इसके कंड्यूट होंगे, इसकी पूरी एक ट्रेल होगी। ये पुलिस क्या करती है, पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ती, और पकड़ती भी है तो ये ट्रेल कहाँ जाके खत्म हो रही है और उसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लग रहा है। अब आप बताइए कि अभी टनलिंग बंद हो गई, पिछले 3-3.5 साल से टनलिंग की कोई घटना डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन अब ड्रोन, छोटे साइज के ड्रोन, 1 से 1.5 केजी पे लोड लेकर के चलने वाले, 7 से 8 केजी पे लोड लेकर चलने वाले एयर के अंदर जो ड्रोन आ रहे हैं उनकी ड्रॉपिंग हो रही है, उसका क्या करेंगे। ये तो बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है हमारे देश के लिए। अगर उसका पूरा क्वांटम आप कैलकुलेट करिए तो न जाने कितने क्विंटल नारकोटिक्स ऑलरेडी यूजर्स के पास पहुंच चुका है। और उसके रिसीवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, मार्केटियर्स, फाइनेंसर सब हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं। अब पंजाब उसका गढ़ है। और मेरी जानकारी के हिसाब से वो नारकोटिक्स सिर्फ पंजाब में ही यूज नहीं हो रहा है, इट्स बीइंग यूज्ड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ पंजाब। It's coming to Haryana, it's coming to Delhi, it's right coming to every state under our territorial jurisdiction. तो ये तो पूरी जनरेशन खत्म करने वाली बात है। और वहां का लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब आप देख ही रहे हैं। पंजाब में कितनी किलिंग्स हुई हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला के अंदर, जलंधर के अंदर, लुधियाना के अंदर चुन के मारने वाली। और इसमें अगर जिहादी टेरर
पे हैं, इसके तो सबूत पहले से थे। कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनमें इन दोनों के कोलैबोरेशन के सबूत मिले हैं। तो अगर इन दोनों का कोलैबोरेशन है और पंजाब की टेरिटरी के अंदर मर्डर्स, क्राइम्स, ट्रांसनेशनल मर्डरर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इंक्लूडिंग द मर्डर ऑफ मूसेवाला एंड पीपल सिटिंग इनसाइड द जेल हैंडलिंग द कंप्लीट क्रिमिनल नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। और जेल किसके अंदर होती है? जेल जो है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होती है। कोई भी जेल भारत की है और राज्य सरकार के अंदर होती है। वो जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियरी की एक कस्टडी होती है। तो जेल के अंदर सुरक्षा पैदा करना, वहां के नेटवर्क को तोड़ना, वहां पे टेक्नोलॉजी लाना, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना, जिससे ये तो पता लगे कि जेलों के अंदर से फोन कैसे चल रहे हैं। तो पंजाब भी इस समय देखा जाए तो एक अच्छे हालत में नहीं है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। और मुझे तो ये समझ में आता है कि शायद 2027 में पंजाब इज गोइंग टू टेक इटसेल्फ देयर कॉल फॉर अ बेटर गवर्नेंस, जैसा मुझे समझ में आ रहा सर, आपने जो चीज़ें बताई, ये सुन के तो कोई भी एक ही चीज़ बोल सकता है कि भई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो हैं और जितनी भी फोर्सेस और भी हैं, उनका जो रोल है इस देश को एक एकजुट रखने में, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और उसके बारे में कोई डाउट हमारे किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। एंड आई कॉल देम द अनसंग हीरोज़ ऑफ भारत, क्योंकि हमारी फौज तो है जो फ्रंट लाइन में काम करती हैं, दे आर एक्टिव इन वॉर एंड उनका अलग रोल है, इनका अलग रोल है, दे दे डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अब सर एक एक अब क्या मैं किस तरह पूछूं आपसे ये सवाल, मेरे को पूछते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक इशू है प्रमोशंस का, और एक इशू है पार्टिसिपेशन इन हायर रैंक्स में, और जो भी एक लेजिस्लेशन भी आया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने काफी इसके ऊपर लड़ाई लड़ी है। इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, बिकॉज़ ऑल ऑफ अस फील फॉर दिस कि यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, एंड जितना पार्टिसिपेशन है इस देश को सुरक्षित रखने में, उसके हिसाब से रिटर्न भी उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। दैट इज़ हाउ एनी आर्म्ड फोर्सेस शुड बी ट्रीटेड। मेरा तो बड़ा सिंपल है सर, एनी यूनिफॉर्म्ड वेपन कैरिंग फोर्स, मैं तो एक ही छोटा-सा चीज़ बोलता हूँ कि साहब उनका पहले तो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। दिस रेगुलर थिंग जो इनसे हम टैक्सेस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते, ये सब बंद होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स आवर सेंट्रल आर्म फोर्सेस, दैट इंक्लूड्स आवर आर्म एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस देयर आई मीन वी शुड दे शुड बी पुट ऑन आवर हेड्स। हम लोग 1% 2% जो भी एक्स्ट्रा टैक्स देना हम दे देंगे, बट हम उनसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है सर। बट प्लीज़ आप मुझे बताइए, एंड इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा और लोगों को समझाना भी चाहूँगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? और कहाँ पर ये चीज़ को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, और क्या आप इसको आगे देखते हैं होते हुए? बिकॉज़ द शेयर फैक्ट कि इतना काम करने के बाद भी पीपल आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड एंड द अपॉर्च्युनिटी टू लीड इन हायर रोल्स, ये एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा पेन पॉइंट किसी के भी दिमाग में आएगा। क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो सर। जब आप घुसते हो किसी भी रोल के अंदर, आप अपने आप को देखते हो, अच्छा यार, वो 4-5 सितारे मेरे भी कंधे पे लगे हों, मेरे पास भी इतने सारे बिल्ले हों, सिक्योरिटी हो मेरे पास भी, मैं भी एक ज़रा लीडर-शीडर बन के निकलूँ, दैट इज़ एन एम्बिशन दैट एवरीबॉडी हैज़। ना तक कि हमारे फौज के अंदर, बट इवन इन इन आवर यूनिफॉर्म्ड अदर फोर्सेस। ये तो होता है सर, दिस इज़ अ नॉर्मल एम्बिशन। कोई इतना वो तो है नहीं कि भैया हम तो सिर्फ श्रमदान देने आए हैं, श्रमदान तो कोई नहीं करने आया। सबके अंदर एक एम्बिशन होता है कि मेरे को भी ग्रो करना है, मेरे को भी एक पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी में होना है, मेरे को भी सीखना है, आई वांट टू कमांड माय ट्रूप्स। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट सर, एंड हाउ कैन वी एज़ सिटिज़न्स हेल्प दिस कॉज़? है। देखिए, आपको बड़ा ये एक समकालीन कंटेम्परेरी क्वेश्चन है और ये इस समय ये सिचुएशन चल भी रही है। सबसे बड़ी बात मुझे जो समझ में आती है कि ये परसेप्शनल बाधा बहुत ज्यादा है सरकार के दिमाग में। क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम है, गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है, गवर्नमेंट के निर्णय के खिलाफ कोई भी निर्णय प्राप्त करना एक बड़ा आसान काम नहीं होता। अब दिक्कत क्या है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की क्रिएशन और उनका किरदार, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कुछ 5 फोर्सेस आती हैं जो कि जिनका अपना कार्डर है। इसमें 5 से ज्यादा
की बात मान लीजिए नहीं करते हैं, क्योंकि जो डेपुटेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मैन पावर वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाती है और वहीं से उसका रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यही 5 हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसपी और सीआईपीएफ है। अब इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ। आरपीएफ का भी अपना कार्डर है, लेकिन संजोग देखिए कि जिस विषय को लेकर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अधिकारी लोग कोर्ट में गए थे सन 2011 में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन की नकल करके वो कोर्ट में गई थी और उनके कोर्ट के आदेश उनके यहां इंप्लीमेंट हो गए। वो हमारे बाद मूव किए, दे वर द लेट मूवर्स, लेकिन उनके यहां वो आदेश इंप्लीमेंट हो गए। लेकिन इन 5 ऑर्गेनाइजेशन में वो आदेश इंप्लीमेंट नहीं हुए और उसके साथ साथ जो एसएलपी जुड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके आदेश के बावजूद भी इंप्लीमेंट नहीं हुए और अभी तो पिछले पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है। अब सवाल यह है कि ये सिचुएशन क्यों आई। मुझे जो लगता है कि ये परसेप्शनल थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट के लेवल पे। ये बताइए, अगर इस तरह का कोई मुद्दा आया तो इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड तो सरकार करेगी। अब सरकार जो डिसाइड करेगी, उसके पास तो कोर्ट के जजमेंट के थ्रू एक फिल्टर्ड फैक्ट्स की प्लेट आ चुकी है। कोर्ट ने 100 पेज, 50 पेज, 200 पेज, 250 पेज, 15 पेज का जो फैसला दिया, वो फैसला 14 साल लीगल बैटल के बाद एक कंडेंस्ड वर्डिक्ट के रूप में दिया, जो कि गवर्नमेंट के पास एक हैंडी डॉक्यूमेंट है। यानी सरकार उसको एक हैंडी डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज कर सकती है कि हमको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन सरकार उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं की, उसके खिलाफ बिल लेके क्यों आई, एक बहुत बड़ा सवाल है। सीएपीएफ लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो की है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। 1939 में क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पर सीआरपी की स्थापना हुई। ब्रिटिशर्स टाइम में लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए, और उस समय आपको पता था कि आजादी का आंदोलन चल रहा था। लोकल पुलिस भी देखा जाए तो जो एजिटेटर्स थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एजिटेट करते थे, उनके खिलाफ ही काम करती थी। तो एक फोर्स की जरूरत पड़ी और जाके 1947 में वो सिचुएशन खत्म हो गई। फिर एक केंद्रीय पुलिस बल बन गया, सीआरपीएफ बन गया। लेकिन सीआरपीएफ जब से बनी, और आज आपने चर्चा की शुरुआत ही बंगाल से की, अब आप देखिए बंगाल तक के इलेक्शन तक में सीआरपीएफ के दस्ते का क्या रोल रहा है। ये मुझे लगता नहीं कि देश में किसी को बताने की आवश्यकता है कि इस फोर्स को, इसका सिनोनिमस पब्लिक में नाम है चलते रहो प्यारे। यानी तुम जाओ बेटा, चलते रहो, तुम्हें कहीं रुकने की कोई जगह नहीं है। और नक्सल में तो इतनी बड़ी शहादत है इनकी कि वो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। एक एक दिन आबिचुअरी निकलती है 80-80 लोगों की, एक एक सिंगल इनकाउंटर में शहादत की। तो इन ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा काम किया है। उसके बाद आती है आईटीबीपी, 1962 में चाइना वार के बाद बनी, और चाइना बॉर्डर 3500 किलोमीटर बॉर्डर पर ये अहरनिश दिन रात डिप्लॉयड रहती है आर्मी के सपोर्ट में। और कंप्लीट हिमालयन में डिप्लॉयमेंट है, जिसका सब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। एल्टीट्यूड की तो हम बात ही खत्म कर दें। एंड नॉट ओनली, दे हैव इक्वली प्रूव्ड देयर वर्थ इन प्रोटेक्टिंग इंडियन मिशन इन अफगानिस्तान, राइट फ्रॉम काबुल टू कंधार टू हैरत एंड जलालाबाद। उसके बाद आप इलेक्शंस ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी देख लीजिए, आईटीबीपी का रोल। एसएसबी जो अपने नए अवतार में आई सन 2001 में, सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। उसको बेशक कोई सॉफ्ट बॉर्डर है, लेकिन नेपाल बॉर्डर भी हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बॉर्डर है। अगर किसी को सॉफ्ट बॉर्डर और फ्रेंडली बॉर्डर कहा जाए, आप समझिए वहां चुनौतियां जरा भी कम नहीं है, क्योंकि वो ओपन बॉर्डर है, कोई वायर फेंसिंग नहीं लगी है, फिर भी आपको क्राइम को कंट्रोल करना है। सीआईएसएफ, उसके रोल के बारे में हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आईसी 814 के हाईजैकिंग के बाद 1999 के बाद जो इंडिया में सिनेरियो बदला नेशनल सिक्योरिटी का और एयरपोर्ट सिक्योरिटी का, आज के तारीख में हम आप कोई भी हो, कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते समय सीआईएसएफ का जवान आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेता। आपकी आईडी जब तक कंफर्म नहीं करेगा।
इंटरनेशनल घटना में बदल सकती है। बीएसएफ सन 65 में बनी 65 वार के बाद, और बनने के बाद 5 बरस के अंदर इंडिया का एक ही डिसिसिव वार हुआ पाकिस्तान के साथ 1971 में। उसमें यह फौज कंधा से कंधा मिला के लड़ी है बांग्लादेश के अंदर। और अभी लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, जिसमें 3 शहादत है और तीनों वीर चक्र डिफेंस गैलेंट्री मेडल से नवाजे गए बीएसएफ के लड़के। और वेस्टर्न बॉर्डर पर एक सिंगल पोस्ट इन्होंने नहीं छोड़ा, एक सिंगल लेडी कांस्टेबल भी पोस्ट से विड्रा नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन के अंदर। बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। बेशक हम लोग एक टेक्नोलॉजिकल वार लड़ रहे थे, लेकिन जीरो लाइन पर तैनात सीमा चौकी पर बीएसएफ का जवान जो आई बाल टू आई बाल पाकिस्तानियों को देख रहा है, वहां से 1 इंच हिला नहीं। तो कहने का अर्थ है कि जिन मकसद से भारत सरकार ने इन फोर्सेस को खड़ा किया, ये फोर्सेज वह मैंडेट को बखूबी पूरा कर रही हैं विथ डिस्टिंक्शन। तो फोर्सेस तो अपने आप में सरकार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है नेशनल सिक्योरिटी में, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मुद्दा आया कि इसको रिकॉग्निशन देने का। रिकॉग्निशन में देखिए, सीएपीएफ में प्रमोशन जनरली बहुत ही स्लो है। इतना स्लो प्रमोशन है कि इस प्रमोशन पे परंपरागत तौर पे कभी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। और ये बताइए, सिर्फ ये सीएपीएफ ही आइसोलेटेड स्टैंड एलोन फोर्स नहीं है। भारत सरकार के 60 से लेकर 62 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं जो पैरेलली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का पार्ट है। उनके रैंक एंड प्रोफाइल में ग्रोथ हो रहा है, उनके कार्डर रिव्यू हो रहे हैं, उनके जो लॉग जॉम है प्रमोशन में, गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम रिमूव कर रही है। लेकिन समहाउ इन 5 फोर्सेज में यह रचनात्मक काम, यह प्रोग्रेसिव काम ठीक से हुआ नहीं। अब सवाल आता क्यों हुआ नहीं? ये फोर्सेस सब गृह मंत्रालय के अंदर हैं। वी आर रिप्रेजेंटेड बाई इंडियन पुलिस ऑफिसर्स एट टॉप लेवल। ये सबको पता है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है डायरेक्टर जनरल लेवल पे, वो आईपीएस अफसरों के माध्यम से होता है। वही हमारे डीजी हैं, और एक्ट एंड रूल के हिसाब से भी वही डीजी हैं। और उनके नीचे एक स्पेशल डीजी पोस्ट आती है, वो भी उन्हीं के पास है। और जो कैडर अफसर पिछले 40 साल से कह रहे थे कि भारत सरकार के मोनोग्राफ के हिसाब से जो 62 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सेवाएं हैं, हम भी उसी 62 के पार्ट है। यानी 57 जो है प्लस 5 हम भी उसी में हैं, उसी लिस्ट में हैं। और उस लिस्ट में स्टार मार के कोई अलग रिमार्क नहीं लिखा गया हमारे लिए। जो सीरियल 3 पे है वही सीरियल 58 वाला भी है, कोई उसमें चेंज नहीं है। तो हमको उससे जुड़े लाभ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 2010 तक ये लाभ उनको नहीं मिले, यानी ऑलमोस्ट 25 साल के एप्लीकेशन के बाद, अब वो लाभ दिलाना किसको चाहिए? जो उस ऑर्गेनाइजेशन को कमांड कर रहा है, जो लीडरशिप उसके टॉप पे बैठी हुई है, उसका दायित्व तो है कि वो इस चीज को संवेदनशीलता से ले। वह चीज जब नहीं हुई तो 2011 में यह इन फोर्सेज के कई अधिकारी कोर्ट में गए, और उसमें मेरे बैच का ऑफिसर ही लीड पिटिशनर था। और उसमें पिटीशन में मैं भी हूं व्यक्तिगत रूप से, ये भी बताऊं आपको मैं। उसको हम लोग 2011 से लेकर 2016 तक दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने उसकी लड़ाई ली, और 2016 में हमारे पक्ष में फैसला हुआ कि ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सेवा हैं, उससे जुड़े हुए लाभ इनको दिए जाएं। और वो सिर्फ 2 लाभ थे, सिर्फ 2 बातें थी जिनका पालन होना था। पहला बात यह था कि जिस तरह से अन्य 57 सेवाओं को टाइम स्केल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है, इतने वर्ष के बाद उनको इस पे स्केल में डाला जाता है, बेशक उनको रैंक ना मिले, वह सुविधा आप इनको भी दीजिए। ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी। यानी आप अगर आईजी नहीं बने, डीआईजी नहीं बने, 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, तो आप अन्य 57 सेवाओं के ही रास्ते पे, उन्हीं की लाइन पे हमको भी आप फाइनेंशियल बेनिफिट दीजिए। एक तो डिमांड है थी। दूसरी थी ऑर्गेनाइज ग्रुप सर्विस से जुड़ी सुविधा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो पद हैं वो कैडर के लोगों के पास होने चाहिए। उस पद तक की जो पोस्टें हैं, अब नीचे से जैसे सिपाही से लेके हवलदार, एसआई, एसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट से ग्रुप ए सेवा शुरू होती है, जिसपे डायरेक्ट एंट्री के लोग आते हैं, जैसे मैं आया था। वो प्रमोट होकर डिप्टी
आईजी तक और उसके नीचे के जो पद हैं वो कैडर के लोगों के पास होने चाहिए, जिससे उनको प्रमोशनल एवेन्यू थोड़ा मिले, वो आईजी लेवल तक तो आए, और वो पद 100% इनके पास होना चाहिए। और एडिशनल डीजी में 33% दिया, और ऊपर का पद भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के पास था, आज भी है, और एक्ट एंड रूल के हिसाब से वो है। लेकिन यह दो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई तो सरकार इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। इसका मतलब सरकार की मंशा बड़ी क्लियर थी कि हम आपको आईजी रैंक में 100 पोस्ट नहीं देंगे, और ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से जुड़े हुए फाइनेंशियल लाभ भी नहीं देंगे। तो सरकार 2019 में जुलाई में वो भी हार गई, एसएलपी भी हार गई। यानी हम लोगों को यह सुविधा 19 जुलाई से मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इसमें एक बड़ा बड़ा स्पिन लीगल बैटल शुरू किया गवर्नमेंट ने, और उसके खिलाफ हम एसएलपी में गए, और मई 25 में उसमें भी हम जीत गए। यानी सुप्रीम कोर्ट से हम 2 बार जीते। और जब फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो पिछले फरवरी में कॉन्टेम्प्ट पिटीशन लगी, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कहा कि आप ये जजमेंट लागू करिए इतने दिन के अंदर। लेकिन जब सरकार ने उसे लागू नहीं किया, तब पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में सीएपीएफ अमेंडमेंट बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल 2026 लाकर उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया। तो सारे चर्चा उसके बाद शुरू हुई कि ऐसा क्यों हुआ। अब सवाल यह है, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, सरकार ने 15 साल लीगल बैटल हमको क्यों लड़ाया? ये हमारी सरकार नहीं है। 2011 में जब हम कोर्ट में गए तो वो नोटिस सरकार को नहीं मिली थी, सरकार ने उसको जवाब नहीं बनाया, एमएचए ने उसको जवाब बनाया ना, पैरावाइज। क्या हमारी लीडरशिप 15 साल तक हमको कोर्ट में दौड़ाने के लिए बैठी हुई है? आपको जो कुछ भी देना था आप डिसाइड कर सकते थे। कैडर मांग क्या रहा था? 50% आईजी की पोस्ट तो कैडर के पास है ही, बची हुई पार्टिसिपेशन 50% तो मांग रहा था, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन मांग रहा था। दैट इज ओनली थिंग। कैडर ने कहीं नहीं बोला कि हम डीजी पद हमें चाहिए, हमें स्पेशल डीजी पद चाहिए। कैडर ने कहीं नहीं बोला कि हमको 100% एडिशनल डीजी पोस्ट चाहिए। कैडर ने तो उतना ही मांगा जितना ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस में दिया हुआ है, और वो सिर्फ आईजी लेवल तक दिया हुआ है। लेकिन और टोटल पोस्ट है कितनी? 117 टोटल सीएपीएफ में 117 आईजी की पोस्ट है, मुश्किल से 60 पोस्ट बचती हैं। ये सारा मुद्दा उन्हीं 60 पोस्ट के लिए है। बाकी सारी बात बकवास है कि ये तो सीएपीएफ बनाम आईपीएस है, भारतीय पुलिस सेवा बनाम फोर्स है, फोर्सेज को डिवाइड करने वाली बात है। ये सब बात कुछ भी नहीं है, सब बेमानी बात है। हाँ, मेन बात है उन पदों के लिए। इतनी बात सरकार को समझ में नहीं आई। और क्या सरकार सोचती है कि 12 लाख की सीएपीएफ इसको समझती नहीं है? वो समझती है। हम रिटायर हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग चुप हैं, मॉरल सपोर्ट कुछ देते हैं। इतने बड़े सर्विस क्लास 11 12 13 हजार ग्रुप ए अफसर हैं, ग्रुप ए के। आप जनरेशन आ रही है, रिटायर हो रही है, क्या वो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर उसको तकलीफ नहीं होगा? उसको बिल्कुल होगा। तो यह चीज सरकार को बिगिनिंग में ही सॉर्ट आउट करना चाहिए था, शुरुआती दिनों में सॉर्ट आउट हो सकता था। शायद कोर्ट में जाने की नौबत भी नहीं आती, शायद कोर्ट में जाने से पहले इशू रिजॉल्व हो सकता था। इतने बड़े बड़े इशू सरकार रिजॉल्व करती है, इतने बड़े बड़े क्लेम करती है, और सीएपीएफ कार्डर के इस लीगल पिटीशन को डिसाइड नहीं कर सकती थी, वो डिसाइड कर सकती थी। तो एक बड़ा इसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ है। और सब लोग सरकार के बेसिकली, आपसे बताऊं मानसिकता, बेसिकली हम लोग इस सरकार को बहुत सपोर्ट करते हैं, बाय डीएनए हम इसके साथ हैं। और इसके इसकी प्रगति होती है, ये गवर्नमेंट कहीं जीतती है तो हमको खुशी होती है, क्योंकि हमको लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसी है जो सारे लीक से हट करके, और इन्होंने हमारे सुरक्षा के जो चुनौतियां हैं उसका कड़ा डट कर जवाब दिया। पाकिस्तान को वो जवाब दिया जो हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया था। लेकिन इसके साथ ही साथ हम इस दुख को भी कैरी करते हैं कि प्रॉब्ली हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हमारा सरकार में रिप्रेजेंटेशन कहां है? हम सरकार में किसको समझाएं बातें? हमको तो एक अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता, हमसे कोई बात ही नहीं करता। तो ये चीजें हैं, चल रही हैं। इसकी एक तकलीफ भी है, इसकी एक लीगल बैटल भी है, लिटिगेशंस भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। ये चुनौतियां, ऐसा नहीं है कि आप इन चुनौतियों को खत्म कर देंगे और इस चर्चा को खत्म कर देंगे। आप कुछ समय के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर्विस, आएंगे, प्रमोट होंगे, वो अपना प्रमोशनल एवेन्यू नहीं ढूंढेंगे? वो बिल्कुल ढूंढेंगे।
किसी ने लीडरशिप की बात नहीं की, किसी ने नहीं जी। कहा हमें डीजी बना दो, किसी ने नहीं बोला। ये तो पटिशन का भी नहीं, पार्ट नहीं। ये तो बेसिक है, इसके अंदर कोई ज़्यादा वो मेरे को कुछ ऐसा कुछ दिखता नहीं है जहाँ पर कुछ भी हो। और अगर कोई कुछ है भी कि भैया अच्छा आपके ना ये चीज़ कमी है, तो बता दीजिए भई ये चीज़ कमी है, उस बता पर काम दीजिए। कीजिए। हाँ जी। हमने तो यहां तक कहा कि सीएपीएफ के प्रमोशन को आप सिंपली एपीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और सीनियरिटी बेस पे नहीं, आप उसमें मेरिट बेस 4 क्लास और लगाइए, और जो उसमें बहुत एलिजिबल है उनको ऊपर जाने दीजिए। हमारा तो ये लॉजिक है कि आप कमांडेंट की पोस्ट से ऊपर भी टोटल मेरिट बेस्ड कर दीजिए। आर्मी में फुल कर्नल रेजिमेंट का जो कमांड करता है वो हल्का फुल्का आदमी नहीं होता है, नॉर्मल लोग नहीं आते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नीचे सट आउट हो जाते हैं। आप सीएपीएफ में भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरिट बेस्ड बैरियर 5 खड़ा कर दीजिए, लेकिन उसके ग्रोथ की सीढ़ी उसके सामने से तो मत हटाइए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और वो एक बहुत बड़ा क्या नाम है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है सर। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग ये एल्स, इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल फैक्टर कि यार मेरे को भी आगे जाना है, मेरे को भी सीखना है। आई नीड टू लर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को ह्यूमन मैनेजमेंट सीखना है, मेरे को स्टाफ मैनेजमेंट सीखना है, मेरे को अपर एचेलॉन प्लानिंग सीखनी है, डिप्लॉयमेंट के बारे में कैसे प्लान होता है, ये होता है, वो होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हायर लीडरशिप के अंदर किया जाता है, व्हिच एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न आल्सो। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो सितारे ट्रू पहनना ट्रू। चाहते हैं, इट्स आल्सो पर्सनल लर्निंग कि आप इतना अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा कि डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, इसका पूरा आप लोगों ने एसओपी बनाया होगा कि भई ऐसे स्टेट में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल घुसना है, ऐसे करना है, ये करना है। अब वो एक किसी ने बैठ के लिखा होगा पूरा। नाउ द न्यूअर जनरेशन वुड वांट टू चेंज इट बिकॉज़ उसके अंदर सोशल मीडिया का भी होगा, उसके ये अंदर रूमर सोशल मिलिंग मीडिया भी होगी, उसके इंफॉर्मेशन अंदर वॉरफेयर है, तमाम चीजें आ जी, गई हैं। जी, यस, यू आर जी, राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर जी, आई जस्ट वांट टू से दिस कि मैं आपसे इस बारे में मैं एक्चुअली सेपरेट में भी बात करूँगा बिकॉज़ दिस इश्यू मेरे मेरे इससे तो जाएगी नहीं। आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बट मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप यू आर एन इंस्पिरेशन योरसेल्फ। एंड आप जिस तरह से कहीं न कहीं आप आपकी जो हिस्ट्री है, आपने जो काम करे हैं, उसके बारे में आपने इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं, तो मेरा कुछ भी बोलना आई मीन व्हाट डू आई से इन दैट? यू आर एन इंस्पिरेशन योरसेल्फ थैंक एंड यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर योर टाइम सर। एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप आपसे मेरा इंटरैक्शन पहला पहला है, लेकिन आखिरी नहीं होगा। आई विल कीप डिस्टर्बिंग यू क्योंकि आपसे होप सो, सीखने का होप सो, और आपका होप सो। जिस तरह से आपने समझाया है, इट्स समथिंग दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो सब मच। ऑडियंस से थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि ये होती है असली ग्रिट, ठीक है? एंड ये जो सर ने इश्यू बताया है, इसके बारे में आप भी गाली-गलौच और ये सब करने से कुछ नहीं होता साहब। आवाज़ उठाइए एंड दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है? पीसफुली आवाज़ उठाइए एंड से दैट दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस नीड्स टू बी डन। और इसके अंदर कोई भी चीज़ गलत अगर कुछ है, तो इनकी कमिटीज़ हैं, इनके साथ बैठ के बात करिए एंड आई एम श्योर चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। थैंक यू वन्स अगेन सर। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।